हाय एवरीवन, मैं नौशाद अब्बास। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। 11th 12th और 10th के लिए फिजिक्स, ओनली फिजिक्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिजिकल वर्ड क्या होता है। फिजिकल वर्ड, फिजिकल वर्ड हिंदी में कहते हैं भौतिक जगत। इसके अंदर जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो साइंस। साइंस क्या होता है? साइंस, साइंस साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया से हुई है। साइंटिया, साइंटिया, जिसका अर्थ होता है जानना, किसी चीज को जानना। जानना, किसी चीज को जानना। संस्कृत में भी इसका अर्थ होता है किसी चीज को जानना। ठीक। साइंस, अगर हम अरबी में इसका अर्थ देखेंगे तो उसका मतलब भी होता है जानना। अब हमें साइंस की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, साइंस की जरूरत क्यों पड़ी? अगर साइंस नहीं होता तो हमें लाइट के बारे में नहीं पता चलता। लाइट क्या है, पृथ्वी सन के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है, पृथ्वी चंद्रमा जो है सन के चारों, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है। तो ये सब कैसे पता चला? हमें साइंस के द्वारा ही पता चला। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस मार्कर को हमने ऊपर फेंका, लेकिन ये नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? हमने फोर्स तो इसके ऊपर लगाया था, लेकिन ये नीचे ही क्यों आया? तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि फिर पृथ्वी जो है हमें अपनी तरफ खींचती है। अपनी तरफ वो किसके कारण खींचती है? F बराबर G m1 m2/r²। इसके द्वारा अपनी तरफ खींचती है मुझे। ठीक है। तो साइंस, साइंस जैसे कोई भी अर्थ पे जितनी घटना होती है तो उसका हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। जैसे भूकंप आता है, क्यों आया? तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि अर्थ के अर्थ जो होता है बहुत, इसकी थिकनेस जो होती है 100 किलोमीटर होती है। तो इसके नीचे बहुत सारी प्लेटें होती हैं। ठीक है। तो ये प्लेटें आपस में क्या होती हैं, पास आती जाती हैं। अब मूव कर रही हैं तो ये पास आती जाती है। जब ये दोनों आपस में टकराती हैं तो इससे भूकंप आता है। तो कैसे पता चला? हमें साइंस के द्वारा ही पता चला। ठीक है। साइंस आप समझ गए किसे कहते हैं। ठीक है, अब बताते हैं आपको। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स, फिजिक्स क्या है? फिजिक्स, फिजिक्स। ठीक। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसियस से हुई है। ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के फ्यूसियस, फ्यूसियस से हुई है। जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को प्रकृति, प्रकृति, प्र- प्राकृत। ठीक। ये जो फिजिकल वर्ड है इससे मतलब 11th 12th में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन अगर आपको फिजिक्स अच्छे से पढ़ना है तो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। ग्रीक भाषा की फ्यूरियस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति। अर्थ में होने वाली कोई भी घटना जो घटित होती है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं और उसका अध्ययन फिजिक्स के द्वारा ही करते हैं। ठीक है। इसका फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्टों में बांटा गया है। ठीक। पहला है क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न
फिजिक्स, इसको हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं, क्वांटम क्वांटम फिजिक्स। ठीक, इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके अगर हम सब भागों में डिवाइड करें तो पहले हम मैकेनिक्स, मैकेनिक्स इसमें क्या बात करेंगे, फोर्स, फोर्स एंड मोशन की बात करेंगे मेनली। मैकेनिक्स में फोर्स एंड मोशन की बात करेंगे। फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम बात करेंगे टेम्परेचर क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या होते हैं, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। हीट इंजन किसे कहते हैं। तीसरा आता है मैग्नेटिक्स, इसमें दोनों आ जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म, दोनों इसमें पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ वगैरह के बारे में, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब इसमें पढ़ेंगे। एक होता है ऑप्टिक्स, इसमें लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, ये क्या होता है, ये क्या होता है। अभी जो क्लासिकल फिजिक्स होता है ना, इसमें बड़े पार्टिकलों का अध्ययन करते हैं, छोटे पार्टिकल नहीं, बड़े पार्टिकल, जैसे रिजिड बॉडी हो गई, इसमें इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक, दूसरा होता है मॉडर्न फिजिक्स, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके बारे में, न्यूट्रॉन, इन सब के बारे में हम आपको इसमें बताएंगे। इलेक्ट्रॉन की मोशन क्या होती है, प्रोटॉन की मोशन क्या होती है, न्यूट्रॉन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, ठीक, अल्फा, अल्फा गामा बीटा ये सब किरणें क्या है, एक्सरे क्या है, सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक, और बहुत सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, इस अब ये बताइए, इसको हम फिजिक्स को दो भागों में पहले सबसे पहले बांटी क्यों। अगर हम इसको इसमें रख देते तो इस ठीक रहता ना, लेकिन हमने दो भागों में बांटा क्यों। तो जब पता चला क्या होता है, ये जो है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या करते हैं, इनकी बातों को नहीं मानते, इनकी जितनी थ्योरी है इनको ये नहीं मानते। जैसे एग्जांपल, अगर कोई कार है, मान लिया वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, ठीक है, उसकी दूरी दी गई है, तो चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय से हम उस कार की, उस कार का समय जान सकते हैं, या स्पीड जान सकते हैं, या दूरी जान सकते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट हम जान सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हमने पकड़ के कहीं फेंक दिया, ठीक, किसी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक दिया, उसकी दूरी मान लो कुछ भी है, 20 मीटर है, तो उसका टाइम जानना चाहते हैं, तो एक बार टाइम अलग बताएगा, एक बार टाइम अलग, मतलब इसका एक रिजल्ट मतलब हो ही नहीं सकता, अलग अलग रिजल्ट आते हैं इसके। इसलिए इनकी जो फिलॉसफी है यहाँ पे मतलब लागू नहीं होती, इसलिए इनको दो भागों में बांटा गया। ठीक, अब हम बात करेंगे यूनिफिकेशन क्या होता है और रिडक्शनिज्म क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स। प्रकृति में पाए जाने वाले फोर्स कितने प्रकार के, प्रकृति में पाए जाने वाले फोर्स, बल, ठीक, सबसे पहले होता है गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल से इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स।
दूसरा होता है वीकर न्यूक्लियर फोर्स। वीकर न्यूक्लियस फोर्स। तीसरा होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। चौथा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर या न्यूक्लियस जो भी कह रहे हैं, फोर्स। ये चारों के अंतर्गत पूरा फिजिक्स जो है इन्हीं पे है। अगर हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये चारों जितने हैं, ये चार इन्हीं के बारे में बात करें, इनके अंतर्गत पूरी फिजिक्स आती है। जितने भी फोर्स हैं इन्हीं पे डिपेंड है। गुरुत्वाकर्षण फोर्स क्या होता है? सबसे जो वीकर फोर्स होता है ना, वो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। कैसे? गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? F बराबर G m1 m2 r स्क्वायर। ठीक, ये न्यूटन, F का मात्रा न्यूटन होता है, r स्मॉल r स्क्वायर। ठीक, ये धरती जो है हम लोगों पे जो फोर्स लगाती है वो यही होता है। ठीक, ठीक है भाई। अब हम कहते हैं ये बहुत कमजोर है। कैसे? इतनी बड़ी धरती है और आप बोल रहे हैं कि कमजोर फोर्स है। चलो हम आपको एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके समझाते हैं। मान लो ये मार्कर है, ठीक है, हमने इसको ऐसे पकड़ा। ठीक, ये धरती इतने छोटे से मार्कर को देखो खींच नहीं पा रही है अपनी तरफ, कितना बीकर है। अगर हम और ठीक है चलो हम और उसके धरती के और पास लेके जाते हैं तब भी नहीं खींच पा रही है। अगर हम इसको ऐसे एक हाथ से, एक उंगली से ऐसे पकड़ते हैं, देखो ऐसे पकड़े, तब भी धरती ये मार्कर को अपनी तरफ नहीं खींच पा रही है। ठीक, इसलिए बहुत बीकर है, बहुत। ये कहाँ कहाँ लगता है? जैसे जो हमारा अर्थ है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो वहां पे जो फोर्स लगता है यही लगता है, लेकिन बहुत वीकर होता है ये, बहुत सबसे वीकर फोर्स यही होता है। उसके बाद ये होता है वीकर न्यूक्लियस फोर्स। ये कहाँ लगता है? जब हम न्यूक्लियस पे बमबारी कराते हैं किसी चीज की, तो उससे जो होते हैं अल्फा गामा रेज ये सब निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह निकलता है, तो इनके भी जो फोर्स लगता है ना वो यही होता है, वीकर न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ये तो आप सब जानते हैं, जो हम लोग चुंबक के साथ खेलते हैं, तो वो जो दो चुंबक होते हैं ना वो अपनी तरफ खींचते हैं। जो आपने देखा होगा, दो चुंबक को जो आपस में लाते हैं तो अपनी तरफ खींचते हैं, तो वो जो फोर्स होता है ना वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। परमाणु बम, परमाणु बम के अंदर जो फोर्स लगता है ना वो होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब जैसे मान लो कोई मोटा आदमी है, अगर आपको उससे लड़ना है तो बहुत ताकत चाहिए आपको, तभी आप उसको हरा सकते हो। ठीक है, जैसे खली है, खली को हराने के लिए आपको बहुत ताकत होनी चाहिए। तो ये जो ऊर्जा निकलती है, ये जो परमाणु बम होता है यही होता है। ठीक है, ये हो गए चार। अब हम बात करेंगे, अच्छा हाँ, यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म हिंदी में इसको बोलते हैं एकीकरण। एकीकरण, इसको बोलते हैं न्यूनीकरण। न्यूनीकरण। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिफिकेशन क्या होता है। यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन का सिंपल सा अर्थ होता है किसी बड़ी यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है किसी एक थ्योरी, एक लॉ के द्वारा बहुत सारी चीजों को सॉल्व करना, उसे कहते हैं यूनिफिकेशन। जैसे हम लेते हैं F बराबर G m1 m2 r स्क्वायर, ये होता है। अब इसके द्वारा हम देखो कितनी चीजों को सॉल्व करते हैं।
पहला ये मार्कर नीचे क्यों गिरता है, इसके द्वारा गिरता है। ठीक। धरती जो अर्थ जो है चंद्रमा जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर क्यों लगाती है, इसी फोर्स के कारण लगाती है। सूर्य जो है सन जो है हमारा अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है, इसी के द्वारा लगाता है। तो यूनिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है किसी एक थ्योरी के द्वारा बहुत सारी चीजों को सॉल्व करना। ठीक, उसे कहते हैं यूनिफिकेशन। एक होता है रिडक्शनिज्म। ये सबसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सब थोड़ा थोड़ा ऐसे जानना जरूरी है। हम आपको ऐसा थोड़ा सा मतलब बता देते हैं नॉलेज के लिए। ठीक, ये इससे क्वेश्चन नहीं आता है। तो होता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म इसका सिंपल सा अर्थ होता है, मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम है, तो बड़ी प्रॉब्लम को क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। जैसे हमारा एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, एग्जाम्पल लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स। जनरेटर लेते हैं, जनरेटर। अगर आपको जनरेटर जानना है तो उसके पहले आपको मैग्नेट के बारे में जानना होगा। मैग्नेट क्या होता है, रोटेटर क्या होता है, रोटेटर क्या होता है, डायनमो क्या होता है, डायनमो क्या होता है। ठीक, कॉपर क्या होता है, इसके अंदर कॉपर लगे होते हैं ना, उसके द्वारा घूमता है। आर्मेचर क्या होता है, इसको आर्मेचर क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर क्या होता है, इसके बारे में अगर हमें जनरेटर को सॉल्व करना है, जनरेटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर मैग्नेट क्या होता है, रोटेटर क्या होता है, डायनामो क्या होता है। आर्मेचर जो घुमाते हैं तो उससे करंट बनता है, करंट की वजह से वो जो घूमने लगता है रोटेटर, इसको आर्मेचर कहते हैं। दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स थर्मोडायनेमिक्स अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, तो इसके बाद सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है, इसके बारे में सबको पहले हमें जानना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा थर्मोडायनेमिक्स क्या है, पूरा सब जिसके इसके अंदर जितने भी टॉपिक है उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो ये सीधा से कहने का मतलब यह है कि अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको छोटे छोटे पार्टों में पहले हम डिवाइड करते हैं, उसके बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसे कहते हैं रिडक्शनिज्म, हिंदी में कहते हैं न्यूनीकरण। ठीक, अब ये हो गया, ये था भौतिक जगत। भौतिक जगत के जितने भी टॉपिक थे हमने आपको बताया उसके बारे में। फोर्स क्या होता है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले फोर्स। फिजिक्स को दो भागों में क्यों बांटा गया है, पहला है क्लासिकल मैकेनिक्स, दूसरा है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम सिंपली जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं, बड़ी बॉडियाँ जो होती हैं, रिजिड बॉडी जैसे, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में हम छोटे छोटे पार्टिकलों का अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, मैकेनिक्स में क्या होता है, उसमें फोर्स पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब के बारे में पता है। इससे क्वेश्चन नहीं आता है। आप कहेंगे इससे क्वेश्चन नहीं आता, ना 12th में आना आता है ना 11th में आता है। सिर्फ जानकारी के लिए हमने बताया आपको भौतिक जगत क्या होता है। कल हम आपको पढ़ाएंगे, जो कल का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट, इससे 11th में 11। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे ना, अभी जो हम आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे 11 क्लास 11 के लिए। क्लास 11 के लिए सबसे पहले हम कल पढ़ाएंगे आपको यूनिट एंड डायमेंशन। इससे जो है क्वेश्चन आते हैं, 11 में इससे क्वेश्चन आते हैं, 12th में भी आते हैं। ठीक है, 12th में भी आते हैं इससे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे 11th में हो या 12th में हो। कल हम इसके बारे में बताएंगे यूनिट क्या होता है और डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम आपको सीरियल वाइज पढ़ाएंगे, जितने भी 11th के चैप्टर है ना उसको सीरियल वाइज पढ़ाएंगे। आप पढ़िए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, हमें बताइए, हम आपकी हर प्रॉब्लम को बताएंगे, सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। कल आपको फिर मिलेंगे इसी टाइम। नमस्कार, जय हिंद।